हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारे की दुनिया। मुझसे किसने कहा था ब्लॉग कैसे पढ़ें, बहुत दिक्कत आ रही है। मैं कैसे पढ़ती हूँ मैं एक बार बता देती हूँ। थोड़ी मुझे भी पढ़ाने से चीज़ें रिटेन रह जाती है ना, काफ़ी टाइम तक आदत पड़ थोड़ा सा हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। देखो, 502 ब्लॉग है, इस टाइम 502 ब्लॉग कर रही हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट आए तो वो बता देना। ये देखो 502 ब्लॉग है, मैंने 502 ही खोल रखा है, इसमें शो नहीं हो रहा। और ये 502 की मैं यूनिट 1 का थोड़ा सा बता रही हूँ। अब जैसे आपको क्या क्या नोट नहीं करा है, यूनिट 1 ये वाली है, ये सब पढ़ लो। इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ना। ये जो ब्लॉक में लिखे रहते हैं ना, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2, ये नहीं लिखने होते, ये सब नहीं लिखना होता। ये सब दिख रहा है एक टीचर है ये, क्योंकि ये जो बात हो रही है इन सब के बारे में बात हो रही है। अब ये कैसे पता चला मुझे, यूनिट जब मैंने 6-7 करी थी उसके बाद पता चला ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं है, लर्निंग प्रोसेस का, ये इस तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारा टॉपिक है सीधा उस पर आ जाओ, प्रोसेस एंड। अभी आपको पता कैसे चलेगा ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर तुम अपना यूनिट देखोगे, यूनिट के स्टार्टिंग में देख लो, लर्निंग एंड टीचिंग, इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इंट्रोडक्शन सबसे पहले कॉन्सेप्ट और लर्निंग है, तो ये वाला लर्निंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, तो हमें लर्निंग प्रोसेस पढ़ना है। तो हम लर्निंग प्रोसेस पर आ जाते हैं। ये यहाँ से लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट है। अब देखो मैंने कैसे पढ़ा था, पहले मैंने टॉपिक पढ़ा, आप भी थोड़ी देर इसे वीडियो को पॉज कर देना और पढ़ लेना। अब जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो हमारी परमानेंटली चेंज हो जाता है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। जैसे बचपन में तुम्हारी हैबिट कुछ होगी, तुम कॉग्निटिव चीज़ों से सीख रहे हो, तुम्हारी मोटिवेशन अलग होगी, बिहेवियर अलग होगा। तो जैसे जैसे तुम कोई चीज़ नई सीख जाओगे तो तुम्हारी चीज़ों में चेंज आता रहेगा, परमानेंट चेंज हो जाएगा, वो ही लर्निंग है। जैसे पहले तुम छोटे थे तो तुम्हें हिंदी इंग्लिश बोलने में भी दिक्कत आती थी, अब तो तुम पढ़ भी लेते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी चेंज आता जा रहा है। तो ये लर्निंग होती है, जैसे जैसे तुम नया सीखते जाते हो तो तुम्हारी ये परमानेंट चेंज हो जाती है। अब ये पूरा पढ़ लेना, मेन फोकस इसका ये है कि लर्निंग प्रोसेस, इंडिविजुअल एक्वायर हैबिट होती है, नॉलेज होती है, ये सब तुम पढ़ लेना। अब इसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, खुद सोचो। अब लर्निंग तुमने सीख ली तो लर्निंग कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ऐसा तो है नहीं कि लर्निंग एक टाइम बाद तुम कोई चीज़ सीख ली और उसे दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, लर्निंग तो चाइल्डहुड से लेके लाइफ टाइम चलती है, लर्निंग पूरी लाइफ टाइम चलती है। अब इसके अंदर जो लिखा है वो पढ़ लेना। लर्निंग गोल ओरिएंटेड होती है। गोल ओरिएंटेड अगर मान लो तुम्हें कोई इंग्लिश सीखनी है, सपोज इंग्लिश सीखनी है, तो तुम्हारा गोल क्या है, इंग्लिश सीखना। तो लर्निंग सीखने के लिए तुम क्या क्या एफर्ट डालोगे, तो लर्निंग गोल ओरिएंटेड होती है, तुम्हारा गोल एक स्पेसिफिक होता है। लर्निंग इंटेंशन होती है कि कोई चीज़ तुम्हें क्यों अचीव करनी है, तुम्हारा एक इंटेंशन होता है कि हाँ ये चीज़ तुम्हें क्यों अचीव करनी है। लर्निंग एक्टिव प्रोसेस है, ऑब्वियसली एक्टिव प्रोसेस है, तुम्हारा माइंड एक्टिव रहता है। लर्निंग इंडिविजुअलिस्टिक होती है, हर इंसान की अलग अलग होती है सीखने की क्षमता। तो ये सब पढ़ लो, इन पे लिख लो। और लर्निंग जो इंटरेक्शन से आती है, जैसे इन्वायरमेंट का और इंडिविजुअल का इंटरेक्शन, जो इंटरेक्शन आपस में होता है इन्वायरमेंट का, उससे लर्निंग आती है। और लर्निंग ट्रांसफरेबल होती है। ट्रांसफरेबल मान लो तुमने मैथ में कोई टॉपिक सीखा, मैथ में तुमने प्रॉफिट और लॉस सीखा और तुम उसको अपनी डेली लाइफ में कनेक्ट कर पा रहे हो, प्रॉफिट और लॉस को। तुम दुकान पे गए हो, भाव लगा पा रहे हो अच्छे से। या साइंस में तुमने पानी के बारे में सीखा, उसे डेली लाइफ में तुम एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो लर्निंग ट्रांसफरेबल है। और इसमें ट्रांसफर लर्निंग ये इस वाली यूनिट में नहीं दे रहा, 3 टाइप की होती हैं, पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र और न्यूट्रल ट्रांसफ़र। ये मैंने KVS के टाइम पे पढ़ा था, तो थोड़ा सा एडिशनल भी मैंने बता दिया। अब लर्निंग पढ़ ली हमने, ये पढ़ लिया। देखो 3 मिनट हुए हैं सिर्फ, और हमने 3 मिनट में 4 पेज कर लिए। अब आपको क्या लिखना है वो आप देख लेना। अब फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, लर्निंग को क्या चीज़ अफेक्ट करती है। अब लर्निंग को अफेक्ट करेंगे, अब सीख रहे हो लर्निंग और मैचुरेशन। देखो किस तरीके से सीख रहे हो, तुम्हारी क्या मैचुरेशन है, ये इफेक्ट करेगा। ये पूरा टॉपिक पढ़ लेना। हर इंडिविजुअल की अलग डिफरेंस होती हैं, हर इंट्रैक्शन से सीखता है, तो सबके अलग अलग होती हैं, उससे सीखेगा। अब तुम्हें लर्निंग करने के लिए रेडीनेस होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। अगर तुम तैयार ही नहीं हो किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो तुम्हारे के लर्निंग कैसे आएगी। अब एक ये वाला है लर्निंग इन्वायरमेंट। अब लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा है, मान लो तुम्हारे घर पे लड़ाई है, स्कूल में लड़ाई है और पूरा दिन ख़राब हो गया, तो तुम कैसे, भाई हाउस वाइफ है, उनके घर में प्रॉब्लम आती है, जब माहौल ही ख़राब है तो तुम्हारे वो तो तुम्हारी लर्निंग को इफेक्ट करेगी ना। तो ये सब पढ़ लेना,
मतलब मेन इसका ये का वो है कि फॉर स्कूल इज इफेक्टिव एंड मतलब ये पढ़ लेना कि अलाउ पीपल, उनको इंटरेक्ट करने का टाइम दिए जाए, मीनिंगफुल लर्निंग बनाई जाए। अब ये जो ब्लॉक में लिखा है सिचुएशन 1 सिचुएशन 2, ये नहीं पढ़ना, ये सब भी नहीं पढ़ना। फिर लर्निंग मोटिवेशन से आएगी। अगर तुम्हारे में मोटिवेशन है कोई चीज़ सीखने की तो तुम अच्छे से सीख जाओगे। और लर्निंग मोटिवेशन 2 टाइप की होती है, इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक। इंट्रिंसिक वही अंदर से आती है, उसमें तुम और अच्छे से सीख जाते हो। ये बाहर से तुम्हें फोर्स करी जाती है, मम्मी पापा जो देते हैं, ठीक है, ये वाली है। अब जो हमने तो पढ़ लिया कि लर्निंग होती क्या, अब हाउ टीचर लर्न, बच्चे कैसे सीखेंगे, हमें तो बच्चों को सिखाना है ना, तो बच्चे कैसे सीखेंगे। देखो ये सब नहीं पढ़ना, ये एक्टिविटी कुछ नहीं पढ़ा। इमिटेशन से देखो, मैं इमिटेशन ही बता देती हूँ। इमिटेशन मतलब अनुकरण, किसी चीज़ को देख के इमिटेशन करना। तो जो बच्चे इमिटेशन से सीखे हैं, किसी को अनुकरण करना कॉपी करके, ये देखो इमिटेशन इज कॉपिंग एंड रिप्रोड्यूस अदर एक्शन। अगर वन डज नॉट इमिटेट एवरीवन, वन कम, जब अगर तुम किसी को देख के सीखते हो। अब देखो इसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, पहले मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाया, जिस इंसान को देख के तुम इमिटेशन कर रहे हो वो मॉडल होगा। जैसे मान लो तुम अपने पापा को देख के इमिटेशन कर रहे हो, नकल कर रहे हो, तो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए मॉडल होंगे। और एक चीज़ है जो इसमें दे रखी थी, अगर कोई ऐसा इंसान जिसे तुम नहीं जानते, जैसे मदर टेरेसा, गांधी जी, ये सब जो लोग हैं, इन्हें तुम जानते नहीं हो ना, तो ये और इन्हें देख के तुम नकल करो कि गांधी जी बहुत अच्छे थे, ये सब थे, तो ये वाले जो मॉडल हैं इन्हें बोलेंगे सिंबॉलिक मॉडल। ये लिखा सिंबॉलिक मॉडल, जिन्हें तुम नहीं जानते। मतलब शाहरुख खान की तरह तुम की रन करने लग गए और तुम उसे नहीं जानते, तो वो सिंबॉलिक मॉडल है। और अब जिन्हें तुम जानते हो, जिनसे तुम्हारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, जैसे पेरेंट्स, सिबलिंग, टीचर, ये जिन्हें बिल्कुल जानते हो, चाइल्ड, वेल नोन पर्सन, इन वालों को बोलते हैं, सच मॉडल इज रियल, सिंबॉलिक आर कोड, इन वाले मॉडल को बोलते हैं एक्सटेम्परी मॉडल। तो अपने नोट्स में लिख लेना। देखो इतना सब कंप्लीट हो गया। अब इसे कैसा पढ़ना है तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तुम्हें मतलब मेरा समझ में आ रहा है तो बता दो, मैं टीचर नहीं हूँ, अगर मैं मतलब सही पढ़ा रही हूँ बता देना। वैसे मैंने 10th तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, तो थोड़ा पढ़ाने की नॉलेज है, पर CDP नहीं पढ़ाई कभी किसी को। तो किसी ने कहा था थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दी हूँ। मतलब मैं तो साइंस में अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, लेकिन CDP इतने अच्छे से नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मैं खुद एक लर्नर हूँ, मैं खुद सीख रही हूँ चीज़ों को। चलो हाँ, अब ये करते हैं कि इमिटेशन 3 वे से सीखा जा सकता है। इमिटेशन 3 तरीक़ों से आ सकता है। या तो तुम प्रेस कर दो, किसी इंसान की तारीफ़ कर दो। तो जैसे मान लो कह दो कि तुम तो लता मंगेशकर की तरह गाना गा रही हो, या सिंगिंग लाइक वेरी लता मंगेशकर, तो इंसान दोबारा उस बिहेवियर को रिपीट करेगा। मान लो तुम किसी चीज़ की तारीफ़ कर दो, बता देना मेरा ये कैसा है, मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, थोड़ी सी तारीफ़ कर देना, अच्छा पढ़ा रही हूँ तो मैं नेक्स्ट वाला भी बता दूंगी। तो इंसान उस चीज़ को रिपीट करेगा। और मान लो तुम तारीफ़ ही नहीं कर रहे, तो उसको ये नहीं, कोई भी इंसान नहीं करेगा, सीधी सी बात है। और सेटिस्फाई कॉन्सिक्वेंसेस, मान लो छोटा बच्चा है, वो बोलना नहीं जानता, उसको एक डिज़ायर गोल है, उसको कोई गोल अचीव करना है, और उसने मम्मी से कहा मम्मी दूध चाहिए, मिल्क चाहिए, और उसकी मम्मी ने लाके मिल्क दे दिया, तो मिल्क बोलने पे उसे मिल्क मिल गया, उसका डिज़ायर गोल कंप्लीट हो गया। तो वो फिर उसके बाद उस डिज़ायर गोल को कंप्लीट करने के लिए मतलब सेटिस्फाई हो गया, जो उसे मिलना था वो सेटिस्फाई हो गया, तो दोबारा से रिपीट करेगा, इमिटेशन दोबारा से करेगा। तो एक तो प्रेस से, एक सेटिस्फाई कॉन्सिक्वेंसेस से, जो चाहिए था उससे मिल गया। और वेकेरियस रेनफोर्समेंट, ये क्या होता है, इसमें टीचर मतलब ये कोई डायरेक्ट नहीं होता, हम जैसे मतलब किसी दूसरे को देख के करने लग जाता है। मान लो कोई एक्सेंट बोलने लग जाता है, टीचर दूसरे इंसान को देख के इमिटेट करने लग जाता है, उसका आपस से कोई लिंक नहीं होता, लेकिन किसी मतलब ब्रांड को देख के कि ब्रांड की घड़ी है, कोई किसी ब्रांड की ड्रेस है, इस तरीके से टोन वगैरह ये सब बोलने लग जाता है। तो ये विकेरियस रीइंफोर्समेंट, 3 तरीके से बच्चा इमिटेशन कर सकता है, ये इमिटेशन है। तो 9 मिनट की वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। चलो ये बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई 4 हो, हाँ कितने हैं, 1 सेकेंड, 4 होने चाहिए, तीसरा का चौथा कहाँ गया, 1 2, ओह तीसरा ये रहा, वो इसी में मिक्स कर रखा है। हाँ देखो, अब इसके भी तो देखो, ये वाला मैं बता देती हूँ, इफेक्ट ऑफ इमिटेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। इसका ना KVS में भी क्वेश्चन आया था, मैंने KVS दिया था जब, और DTPLSB में हर पेपर में इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसको पढ़ लो। और ये बड़ा ऐसा लगता है कि ये पता नहीं क्या क्या दे रखा है,
चलो मैं बता देती हूँ। और जब मैंने ये पढ़ा था ना, मैंने बड़ा नेट पे सर्च किया था, मुझे मिला ही नहीं था ये कोई, मतलब सच बताऊँ तो यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन DT+B के लिए CDP कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। ये मैंने पर्सनल ऑब्जर्व किया, DT+B के लिए कोई नहीं पढ़ाता CDP, और NIOS इतना इंपॉर्टेंट है, NIOS तो कोई नहीं पढ़ाता। और बैच परचेज करना मुझे मतलब बेनिफिशियल नहीं लगता। मैंने आज तक कभी किसी का बैच परचेज नहीं किया। मैंने KVS के टाइम पे भी सेल्फ स्टडी करी थी, मेरे 141 मार्क्स थे, तो मैंने सेल्फ स्टडी से आए थे, 180 में से थे। और उसके बाद क्या हो गया, इंटरव्यू के बीच में बहुत ज़्यादा गैप था, 10 महीने का। तो उस 10 महीने के गैप में मैंने तैयारी नहीं करी तो कॉन्फिडेंस लूज हो गया। तो अब मैं अपनी तैयारी कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो क्योंकि बीच में ब्रेक हो जाता है ना, क्योंकि बहुत गैप था इंटरव्यू के बीच में, और मेरे को एक थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था, मेरे नंबर तो बहुत अच्छे हैं, तो मेरे तो कम नंबर भी आए इंटरव्यू में तो भी क्रैक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब चलो कॉन्सेप्ट पे आता है, इफेक्ट ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? मॉडलिंग इफेक्ट। मान लो तुम किसी चीज़ को देख के, ये दे रखे मॉडलिंग इफेक्ट, इनहेरिटेड, किसी मॉडल को देख के, मॉडल तो वो होता है ना जिससे तुम देख रहे हो, इमिटेट कर रहे हो, उससे कोई तुम नया बिहेवियर सीख गए और वो तुम्हारा मॉडल है, तो मॉडल इफेक्ट हो गया। जिससे मॉडल से तुम ऑब्जर्व करके कोई नया बिहेवियर सीखते हो। जैसे मान लो सलमान खान है, उसने हुड़ हुड़ दबंग वाला वो किया था ना, तो बहुत सारे तेरे नाम मूवी कही थी, तेरे नाम मूवी में आधे से ज़्यादा लोगों ने तेरे नाम वाले बाल बनवा लिए थे उसे देख के। तो वहाँ सलमान खान उनका मॉडल था, और जो उन्होंने काम किया वो मॉडलिंग इफेक्ट है, ठीक है। और इनहेबिटरी इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आया था क्वेश्चन, इनहेबिटरी से और इनहेबिटरी से, एक समझ लो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इनहेबिटरी इफेक्ट है, मान लो तुम्हारे मॉडल तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे पापा जी तुम्हारे मॉडल हैं, और तुम्हारे पापा जी को मम्मी ने डांट दिया कि तुम ये सारे काम करते रहते हो, और तुम्हारे मम्मी को डांट दिया, और पापा को क्या हो गई, पनिशमेंट मिल गई। तो बच्चा वो चीज़ देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, और उस बिहेवियर को रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि क्या हो गया, पनिशमेंट मिल गई, सेपरेशन हो गया किसी भी चीज़ का। जब सेपरेशन हो जाता है, पनिशमेंट मिल जाती है, तो बच्चा उस बिहेव को दोबारा नहीं करेगा, और इसे इनहेबिटरी इफेक्ट बोलते हैं। और तुमने ना एक रील भी देखी होगी, जैसे मम्मी गुड़िया को मार रही है और फिर बच्चे को खाना खिला रही है, बच्चा खा लेता है, वो रिपीट नहीं करता, कि मना नहीं करता वो, तो उसे देखता है पनिशमेंट है, वो डर जाता है। तो इनहेबिटरी इफेक्ट है ये। अब डिस इनहेबिटरी इफेक्ट है, इसका अपोजिट है। मान लो तुमने कोई मॉडल है, तुम्हें बहुत पसंद है, तुम्हारे पापा को मम्मी ने तारीफ कर दी कि बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, तो तुम भी उस चीज़ को दोहराओगे, ये तो बहुत अच्छा है, तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, डिस इनहेबिटरी इफेक्ट। ये वाला कंप्लीट हो गया। मॉडल इफेक्ट, ये मैं क्यों बता रही हूँ, थोड़ा सा मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मुझसे किसी ने 3 बार कहा था थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा बता दो, और थोड़ा ना मैं इमोशनल हूँ, कोई मुझसे कहता है मुझे बता दो तो मैं बता देती हूँ, मतलब मेरा ऐसा नेचर नहीं है कि नहीं मुझे कोई। और मैं मोस्टली सबको कमेंट के रिप्लाई करती हूँ, मतलब किसी किसी के नहीं हो जाते। एक ने कमेंट किया था आप रिप्लाई नहीं करती, एक्चुअली उस टाइम मैं पढ़ रही थी, मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लग रहा था। जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो मैं फ़ोन को अलग रख देती हूँ, जब मैं फ्री हूँ तो मैं उठा लेती हूँ, तो लेकिन मैं कोशिश करती हूँ सबको रिप्लाई करूँ, ऐसा नहीं है मैं रिप्लाई नहीं करती, तो थोड़ा मुझे बुरा लगता है। और अब ये वाला इफेक्ट देखो, इलेक्टिंग इफेक्ट। अब ये वाला जो इफेक्ट है, वैसे पढ़ लेना, पढ़ के, इस वाले इफेक्ट को मास इफेक्ट भी बोलते हैं। अब इसको क्यों बोलते हैं, ये जो रिस्पॉन्ड है ना तो किसी मॉडल से आया, किसी को देख के नहीं करते हम, ये क्या है, सिर्फ क्या है, इल्यूट्रेशन पे है। इल्यूट्रेशन क्या होता है, मान लो तुम कहीं पिकनिक पे मतलब कोई मूवी देखने गए, मूवी में कुछ लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, उन्हें देख के तुमने भी क्लैपिंग करना स्टार्ट कर दिया, बूइंग स्टार्ट कर दिया, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। मतलब किसी स्पोर्ट इवेंट में गए और तुमने क्लैपिंग और बूइंग करना स्टार्ट कर दिया उसे देख के, तो सिर्फ तुमने देख के किया, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ना उन क्राउड को तुम जानते। इस वाले बिहेवियर को इलेक्ट्रिक बिहेवियर कहते हैं, ये किसी मॉडल से नहीं होता, और इस बिहेवियर को मास बिहेवियर भी बोलते हैं। तो ये हो गया। और पता देखो, NIOS किसी ने कहा था दीदी हिंदी में एक्सप्लेन कर दो, मैंने एक्सप्लेनेशन डाली थी ना, तो हिंदी में मुझे नहीं लगता, देखो मैं इसका हिंदी वाला पार्ट भी दिखा देती हूँ, लग गया तो। हिंदी में पढ़ना बहुत हार्ड है, ब्लॉक 502 यूनिट 1, मतलब मैंने सबसे पहले मैंने हिंदी में ट्राई किया था, लेकिन आप हिंदी में नहीं पढ़ सकते, और मैंने जो जैसे बताया वो सब चीज़, नेट स्लो चल रहा है, ये लो एक बार देख लो अगर किसी को। अब देखो, अधिगम उद्देश्य का, अधिगम की अवधारणा प्रक्रिया का ख्याल रख सकेंगे, अधिगम को प्रभावित करने का घटक क्या है ये।
देखो, अधिगम कम स्थायी के द्वारा संसार में चारों ओर घटित क्या हो रहा है, क्या करना है, अवलोकन करना है, इनके बारे में रूपांतरित प्रक्रिया है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार को मूलभूत किया जा सकता है कि परिवर्तन हो। तो ये सारी बात हिंदी में देखो कितनी हार्ड लिखी जा रही है। और ये मैंने तुम्हें बताया ना, अधिगम मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल इसमें संज्ञानात्मक भी होता है, सारी चीज़ आ जाती है, अभ्यास के द्वारा आता है। तो देखो अभी जो मैंने बताया ये कितना हार्ड है, और इसके जो मैंने पार्ट बताया कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, तो लर्निंग कॉन्टिन्यूस है, तो आसान है। एक प्रत्यक्ष लक्ष्य है, ये तुम्हें समझ में आ रहा, मतलब गोल डायरेक्टेड है, सुविचारित है, पता नहीं क्या दे रखा है, या हिंदी में पढ़ सकते हो तुम। सक्रिय क्रिया, ये तो आसान है। व्यक्तिवादी है, व्यक्तिवादी मतलब बच्चे अब किसको कुछ अलग तरीके से सीखते हैं, कुछ अलग तरीके से, तो इंडिविजुअल ग्रोथ है। परिणाम है। और अधिगम स्थानांतरीय मतलब वो ट्रांसफरेबल है। अधिगम को प्रभावित करने कारक, ये दोनों कारक, अधिगम और परिपक्वता, सीखने की तत्परता, मतलब कि कोई बच्चा किस तरीके से सीखेगा। अधिगम का वातावरण निर्धारित करेगा। अब देखो ये वाला और ये मैंने ये वाला बता दिया था, अधिगम का वातावरण। और अधिगम और प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। या आंतरिक और बाह्य प्रेरणा, बाह्य बाहर से मिलती है और आंतरिक अंदर से मिलती है। खुद से बच्चा कैसे सीखता है, तो बच्चा हमारा सीखता है इमिटेशन से, अनुकरण से। अब देखो ये वाला अनुकरण से है। मान लो देखो बच्चा इन सब से सीख रहा है, कृष्ण, मीराबाई, फिल्म, इस सबको सांकेतिक आदर्श कहा जाता है। और उसमें सिंबॉलिक था, सांकेतिक तो इन्हें कर लेना आप। और जो मम्मी पापा सीखेगा वो वास्तविक है, मतलब उदाहरण ही है, एक्सटेम्परी था उसमें। तो मतलब ये थोड़ा बहुत हार्ड है, और जिसे टर्म लिखनी है वो लिख सकता है, मतलब ये हिंदी में बातें हिंदी में लिख सकता है, लेकिन जो टर्म है ना हिंदी में एक्सटेम्परी है, क्योंकि इंग्लिश में चेंज हो जाते हैं वर्ड। अब जो ये मैंने बताया कि इनाम और उससे सीखेगा, प्रशंसा से, संतोषजनक, उसे परिणाम मिल गए, प्रतिनिधित्व, पुनर्वरण मिल गया। अब ये देखो कितने हार्ड है। आदर्श, प्रभाव, दमनात्मक, ये दमनात्मक सुन के इतना अजीब लग रहा है मुझे। प्रकटीकरण का प्रभाव, तो हिंदी से पढ़ना हार्ड है। प्रकटीकरण, प्रकटीकरण पता नहीं क्या होता है। और इसमें क्या था, क्या हो गया ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्रतिकरण बोल रहे हैं। देखो हिंदी में नहीं पढ़ा सकती, मतलब नहीं बता सकती, सॉरी। हिंदी जैसे ये किसी घटना में भीड़ को देखकर ताली बजाने लग जाता है, वो प्रकटीकरण प्रभाव है। तुम इसे इलेक्ट्रिक इफेक्ट करो, प्रकटीकरण तो बहुत मतलब हार्ड हो जाएगा। और थोड़ा बहुत तो इंग्लिश, मतलब तुम DT+B की तैयारी करो 20 नंबर की, तो ऑब्वियसली इंग्लिश आएगी, तो थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लो। हाँ, चीज़ों को इलेक्ट्रिक इफेक्ट डाल के बाकी सब चीज़ मटेरियल हिंदी में लिख लो। बाकी अब देखो बच्चा इस तरीके से, अब बच्चा ऑब्जर्वेशन से सीखेगा। 17 मिनट की वीडियो हो गई, चलो एक लाइए बता देती हूँ। ऑब्जर्वेशन बंडूरा ने फॉर्म दिए थे, अटेंशन, रिटेंशन, अटेंशन, रिटेंशन, मोटर। चलो मैं ये ख़त्म कर दी हूँ, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो 17 मिनट की, और मुझे ना अपना स्टडी व्लॉग भी वो करना है अपलोड। और ये देखो टाइम क्या हो रहा है, 1:19 हो रहा है, मंडे, मतलब ये 28 तारीख को है। मैंने अपना व्लॉग भी अभी तक एडिट नहीं किया है, क्योंकि मैं मार्केट गई थी थोड़ा सा सामान लेने। मैंने अपना जो डेली मैं व्लॉग बनाती हूँ उसकी वो भी एडिट करना है मुझे, और मेरे को 2 बज जाएंगे उसे एडिट करने में। मुझे 1 घंटा लगता है व्लॉग एडिट करने में, फिर मुझे सोना भी है, और सुबह का भी पढ़ना है, खाना भी बनाना है, मेरे हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, बहुत सारे काम करने हैं। तो मैं इसे ये खत्म कर दी हूँ, तो मैं तो नहीं बता पाऊँगा। 18 मिनट हो गए, तो इस वीडियो को तो एडिट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूट्यूब पे पब्लिक हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। बता देना मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे मतलब एक्सप्लेन कर रही हूँ। इससे पहले वैसे मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, लेकिन मैथ और साइंस वो मुझे अच्छे से आता है। लेकिन NIUS मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, नहीं सॉरी, पहली बार तो नहीं पढ़ी, पढ़ा था काफ़ी बार है, लेकिन पहली बार किसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो बताना मैंने कैसा एक्सप्लेन किया, मुझे थोड़ा सा फीडबैक देना। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही।